जय हिंद दोस्तों। आज हम बात ऐसे आदमी करने चल रहे हैं जो कि इतना अमीर खानदान से था, इतना अमीर खानदान से था, चाहता था पूरी जिंदगी ऐश से कटती, जिसे कभी जॉब करने की जरूरत नहीं पड़ती। और उस व्यक्ति ने ऐसी परीक्षा पास की जिसके बारे में कोई सोच नहीं सकता था, और जिस दिन पास किया पूरे विश्व के अखबारों में, खासकर इंग्लैंड के अखबारों में तहलका मचा दिया। प्लस उसने उसी परीक्षा को लात मार दिया कि जाओ तुम्हारी परीक्षा नहीं करनी है। मतलब कि उसी परीक्षा को, रिजल्ट को, उसी ज्वाइनिंग को लात मार दिया कि तुम्हारे जैसे लोगों के यहाँ मुझे नौकरी नहीं करनी है। तो आज बात करेंगे एक ऐसे व्यक्ति की जिसके अंदर इतनी प्रतिभा थी कि लोग लोहा मानते थे कि इसके जैसा इंसान होना ही बहुत बड़ी बात है। चलिए शुरू करते हैं। हम बात करेंगे सुभाष चंद्र बोस की। उन्होंने, ये कुल 8 भाई थे और 6 बहनें थी। 8 भाई और 6 बहनों में ये 90 नंबर के बच्चे थे। और इनका सबसे ज्यादा लगाव इनके बड़े भाई शरद चंद्र से था। शरद चंद्र को वो ये उनको बहुत मानते थे, उनकी हर बात मानते थे, टालते नहीं थे। अब इनके पिता जो थे जानकी नाथ बोस जो थे, एक नामी गिरामी वकील थे उस टाइम के, और पैसा भी बहुत था, धनी खानदान के थे। इनके पिता का बड़ा वर्चस्व था। बंगाल के हैं सब, बंगाल पूरा फैमिली बंगाल है। तो बड़ा वर्चस्व था उस टाइम। सॉरी कि बंगाल का क्षेत्र में उस टाइम तो उड़ीसा बंगाल में शामिल था ना, ये तो बाद में अलग किया गया। तो बंगाल का ही क्षेत्र शामिल करते थे, उड़ीसा बिहार सब बंगाल में आता था उस टाइम। तो ये बहुत नामी गिरामी वकील थे। तो अंग्रेज जानते थे कि जो दरअसल अंग्रेजों की नीति ये थी, जो ज़्यादा बड़े लोग हैं, जो जिनका वर्चस्व है, जो पढ़े लिखे हैं, अगर उनको मिला के रखें तो विद्रोह कम होंगे। इसलिए वो इनके पिता को मिला के रखना चाहते थे। इसलिए इनके पिता को उन्होंने राय बहादुर की भी उपाधि दी थी, ध्यान रखना। तो ये अंग्रेज इनको मिलाए रखे थे। और प्लस ये खुद भी जब ये पढ़ने लगे तो मतलब जब कुछ बड़े हुए तो इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा हुई वही कटक उड़ीसा में ही हुई थी प्रारंभिक शिक्षा। लेकिन आगे शिक्षा जो हुई थी कटक में हुई थी। अभी बताया आपको, कटक में होने के बाद ये शुरुआती शिक्षा कटक से होती है, उसके बाद ये कलकत्ता चले जाते हैं। कलकत्ता में प्रेसिडेंसी कॉलेज ऑफ कलकत्ता था जो कि ग्रेजुएशन की डिग्री देता था। तो वहां से उन्होंने बीए किया, वो भी फिलासफी में किया, फिलासफी में बीए किया। उसके बाद ये घर पे चले आए। इनके पापा चाहते थे कि सरकारी जॉब करें, तो इन्होंने पहले सेना में, मतलब उस समय जो सेना की बटालियन की भर्ती हो रही थी, उस समय उतनी जागरूकता नहीं थी, तो ये सेना में भर्ती होने के लिए गए। सेना में भर्ती होने के लिए गए तो वहां पर इनकी आंख की रोशनी कम थी, कमजोर थी, इसलिए इनको सेना से छांट दिया गया। जाना तो कहीं और था इनको। इसके बाद ये क्लर्क, कुछ दिन बाद तैयारी की तो इनको क्लर्क के ग्रेड पे लगाया गया, मतलब क्लर्क की नौकरी मिल जाती है। कुछ दिन करने के बाद एक दिन इनके पिताजी कहते हैं, बेटा मैं चाहता हूं कि तुम आईसीएस की परीक्षा पास करो। आईसीएस उस समय देश की सबसे बड़ी परीक्षा, उसी के बारे में मैंने बताया कि उसको लात मार के चले जाते हैं। इंडियन सिविल सर्विस, आईसीएस की परीक्षा, जैसे जो आज आईएएस की परीक्षा है ना, पहले आईसीएस की परीक्षा थी। 1853 के चार्टर्ड एक्ट के द्वारा इसकी शुरुआत होती है। 1853 में, याद होगा, यहाँ पर लॉर्ड डलहौजी का शासन था, मतलब वही गवर्नर जनरल था, उसी ने इसकी शुरुआत की थी। तो आईसीएस की परीक्षा पास करने के लिए इंग्लैंड जाना पड़ेगा, क्योंकि ये परीक्षा वहीं होती थी। इंग्लैंड गए, 1920 की बात है, 1897 इनका जन्म ही हुआ था। 1920 में ये इंग्लैंड गए, और वहां जाने पे पता चला कि यहाँ पर 4-4, 5-5 साल से लोग तैयारी कर रहे हैं आईसीएस की परीक्षा की, लेकिन हो नहीं पा रहा है। और ऐसे में यह व्यक्ति अपने पापा के कहने पर इंग्लैंड जाता है, और वहां पर केवल 8 महीने तैयारी करता है। 8 महीने तैयारी करता है। उसके बाद जानते हो वहां पर जो पढ़ना होता था उन्हीं के भाषा में, इंग्लिश में पढ़ना होता था, और खासकर जियोग्राफी और वहां की हिस्ट्री, यूरोप की हिस्ट्री। तो वहां के बहुत सारे इतिहासकारों को इन्होंने पढ़ा। तो यूरोप की पूरी हिस्ट्री पढ़ा, यूरोप की पूरी जियोग्राफी पढ़ा, वहां का कानून पढ़ा, वो भी सब के सब फ्रेंच में पढ़ना था, फ्रेंच में पढ़ना पड़ता था। तो कई भाषाओं में पढ़ना होता था। वो सबको उन्होंने केवल 8 महीने में पढ़ा। और 8 महीने पढ़ने के बाद जब इनका पेपर हुआ, अपनी बायोग्राफी में उन्होंने लिखा कि जिस दिन पेपर था, पेपर महीने भर चलता था उस टाइम, तो पेपर जिस दिन था, पेपर देने गए तो इनका मतलब ढेर सारे पेपर हो गए, वो एक ऑप्शनल में था, एक पेपर था अनुवाद था, कि इनको संस्कृत, जैसे ये भारत से गए थे तो वहां पर संस्कृत में अनुवाद करना था। लेकिन लास्ट टाइम ये अनुवाद नहीं कर पाए और इनकी कॉपी छीन ली गई, 150 छीन ली गई है। तो 150 नंबर का जो इनका अनुवाद का कॉपी का था वो छीन लिया गया। तो ये घर पे बताते हैं कि पेपर इस बार आईसीएस हो नहीं पाएगा, क्योंकि 150 नंबर छीन मतलब छूट गया है। दरअसल बात ये था, एक बार आप रफ करते थे उसके बाद उसको फेयर करवाते थे उस टाइम। तो रफ किए थे, उसको फेयर करना था, बस वही नहीं कर पाए। ट्रांसलेशन में रफ किए थे, उसके बाद फेयर करना था, उसी दौरान छीन लिया गया, तो 150 नंबर छूट गया। तो इसीलिए घर पे बताते हैं, चिट्ठी लिखते हैं कि हो नहीं पाएगा जहां तक मुझे लग रहा है, क्योंकि 150 नंबर छूटा है। उसके बाद कुछ दिन बाद जब रिजल्ट आता है, पूरे इंग्लैंड में बोस ही बोस, चौथी रैंक, चौथी रैंक, चौथी रैंक। 8 महीने की तैयारी, जो परीक्षा लोग 4-4, 5-5 साल की वहां तैयारी कर रहे थे, उस परीक्षा को 8 महीने में इसने
इन्होंने तैयार किया और चौथी रैंक उन्हीं के गढ़ में घुसकर, उन्हीं की हिस्ट्री, उन्हीं का जियोग्राफी, उन्हीं की बायोलॉजी सब पढ़कर, उन्हीं के घर में घुसकर चौथी रैंक लाना बहुत बड़ी बात है। चाह लो तो क्या नहीं हो सकता। ये अपनी बायोग्राफी में लिखते हैं कि उस टाइम मेरे दिमाग में बस परीक्षा ही परीक्षा था, बस वही, और कोई दिमाग में कुछ आता ही नहीं था। बस यही सोच रहा था कैसे मैं इनको गढ़ में घुसा हूं तो कैसे इसको टॉप करके, सोचो इनकी इच्छा नहीं थी कि आईसीएस बने, लेकिन पापा के कहने की वजह से वो दिखाना चाहते थे कि भारतीय कमजोर नहीं है किसी से, इनके घर में घुस के इनको हराएंगे। चौथी रैंक लाए। सोचो अगर वो 150 नंबर और पास हुआ होता तो, अगर वो 150 नंबर और दिए होते तो, अगर वो छूटा ना हुआ होता तो, जानते हो पहली रैंक आने से कोई नहीं रोक पाता। उन्हीं के घर में घुसकर टॉप करके आते। अभी भी कोई कमजोर नहीं है। 8 महीने की तैयारी में चौथी रैंक लाना ना बहुत बड़ी बात है। बहुत मेहनत किया होगा इन्होंने, बहुत तैयारी के दिखा दिया किसी भारतीय ने। सुबह चारों तरफ बोस ही बोस है, कोई दूसरा नाम ले ही नहीं रहा है। अरे एक भारतीय ने आईसीएस टॉप किया। 1920 की बात है ये। 1920 में परीक्षा पास किए। उसके बाद अपने बड़े भाई शरद चंद्र, जिनको मैंने बताया भी, उनको खत लिखते हैं कि जिन अंग्रेजों से हमारा पूरा देश लड़ रहा है, जो इतना अत्याचार कर रहे हैं, अब उन्हीं का हुक्म मुझे मानना पड़ेगा। भले परीक्षा बहुत बड़ी है, बहुत पैसा है, अपने यहाँ तो कम पैसे हैं क्या, मैं तो सब छोड़ के आया हूँ। अब क्या मैं इनकी हुक्म मानूंगा? मैं ये परीक्षा, मैं ये नौकरी नहीं करूंगा। मतलब कुछ दिन करने के बाद जब अंग्रेजों ने इनको हुक्म चलाना शुरू किया, तब इन्होंने कहा मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा। इनके बड़े भाई, इनके पिताजी जो जानकीनाथ बोस थे, वो कई बार समझाए कि बेटा अगर तुम ये छोड़े तो अंग्रेज देशद्रोह का आरोप लगाएंगे, तुम वहां बड़े अधिकारी बन के कुछ कर सकते हो। तो उन्होंने कहा कि इनकी नौकरी करके मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। और इनके पिता बोले कि देशद्रोह का आरोप लगाएंगे, तुमको और हमको भी जेल में डाल देंगे। पिता से बहुत लंबी बातचीत हुई, लेकिन ये माने नहीं। बड़े भाई बहुत समझाए कि नौकरी मत छोड़ो, अभी आपकी जॉब लगे आई, इसकी छोड़ दोगे? नहीं छोड़ोगे ना। सोचो कैसे, कितना कितना करेज, पूरा घर एक साथ था। यहाँ तक कि पिता की तबीयत खराब थी, बोले मेरी तबीयत का वास्ता है मत छोड़ो, लेकिन कौन सुने। बोले देश बहुत जरूरी है, देश का हित जरूरी है। पिताजी को बहुत समझाए। अंततः इन्होंने नौकरी 1921 में छोड़ ही दी। 4-6 महीने की, 6-7 महीना किया होगा, बस छोड़ दिया। सोचो सोचो इतना हिम्मत चाहिए कि उस टाइम, जिस टाइम टॉप किया हो कोई इंसान, और घर वाले इतना प्रेशर कर रहे हैं, और यहाँ तक करें तबीयत मेरी खराब है और दुख दोगे तो मैं मर जाऊंगा, तबीयत मेरी खराब है, मुझे कभी भी ये लोग गिरफ्तार कर लेंगे, अगर तुम नौकरी से बाहर आए तो मुझ पे भी देशद्रोह का आरोप लगा के गिरफ्तार कर लेंगे। सोचो ऐसे में ये बंदा वहां त्याग पत्र देके घर चला है, और जिस दिन भारत पहुंचा ना, मेला लग गया कि कौन आदमी है, उनके घर में घुस के उनको हराया और यहाँ आया है। कौन है इतनी कम उम्र में चौथी रैंक लाया है, इतना पढ़ा लिखा कौन है? बहुत लोग देखने आए सुभाष चंद्र को। सुभाष चंद्र जब यहाँ पर आए तो ये गांधी जी, उसी समय असहयोग आंदोलन, याद होगा 1920 से 22 चल रहा था, असहयोग आंदोलन में शामिल हो गए, लेकिन गांधी जी 22 में वापस ले लिए। अब इनको गुस्सा लगी कि आपके कहने से मैं, आप किससे प्रेरित होकर मैंने नौकरी छोड़ दी और देश हित में आया, तो तुम आप जो है असहयोग आंदोलन भी वापस ले लिए। उसके बाद चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी बनाई थी, आपको पता होगा, उसमें ये शामिल हुए। उसके बाद गांधी जी से कहीं कहीं गतिरोध इनका चलता ही रहता था। फिर धीरे धीरे ये सक्रिय होने लगे यहाँ की राजनीति में, और यहाँ पर अब धीरे धीरे इनका कद बढ़ने लगा। लेकिन इसी बीच भगत सिंह को फांसी, चंद्रशेखर की मौत, इससे गांधी जी का भी बहुत नुकसान हुआ, उनकी लोकप्रियता काफी कम हो गई। धीरे धीरे सुभाष चंद्र की लोकप्रियता बढ़ने लगी। और आपको याद होगा 1938 और 1939, याद है आपको? 1938 और 39 तक चलने से पहले कुछ चीजें और बता देते हैं। जब 1921 में यहाँ भारत वापस आते हैं, इस समय यहाँ असहयोग आंदोलन चल रहा है, 1922 तक चलता है असहयोग आंदोलन। तो इस समय आकर तुरंत रविन्द्रनाथ टैगोर, बंगाल के जानते हो, जाने माने, मतलब उस टाइम हस्ती हो गए थे, वो साहित्यकार थे, नोबेल पुरस्कार भी मिला था। तो वो आकर रविन्द्रनाथ टैगोर से मिलते हैं। कौन? सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस इनको तुरंत सलाह, सॉरी, रविन्द्रनाथ टैगोर इनको तुरंत सलाह देते हैं जाकर महात्मा गांधी से मिलो, क्योंकि महात्मा गांधी अभी तक नाम, अच्छे खासे नाम हो गया था उनका भी। आके महात्मा गांधी से मिलते हैं। महात्मा गांधी इनको सलाह देते हैं कि जैसे मैं यहाँ असहयोग आंदोलन चला रहा हूँ, ऐसे ही बंगाल में भी असहयोग आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं सी आर दास, आप जाकर उनका सहयोग करिए। तो ये चले जाते हैं बंगाल। बंगाल में जब जाते हैं सी.आर. दास से मिलते हैं। सी.आर. दास से जब मिलते हैं सुभाष चंद्र बोस, तो उनसे काफी प्रभावित होते हैं और अपनी राजनीति की शुरुआत इन्हीं के मतलब अंतर्गत रहकर करना चाहते हैं। इसलिए सी.आर. दास को सुभाष चंद्र बोस का राजनीतिक गुरु भी कहा जाता है। याद रखना, पेपर में भी आता है। तो ये इनसे मिलते हैं और बहुत प्रभावित होते हैं, तो वहां इनके साथ ये रहने लगते हैं और इनके साथ आंदोलन चलाने लगते हैं। लेकिन इसी समय गांधी आंदोलन वापस कर लेते हैं। ठीक है, तो अब क्या करें,
इसी समय कलकत्ता नगर पालिका का चुनाव होता है। जब कलकत्ता नगर पालिका में चुनाव होता है तो C.R. दास कलकत्ता नगर पालिका में मेयर बन जाते हैं। 1921-22 की ही बात बता रहा हूँ। जब कलकत्ता नगर पालिका में मेयर बन जाते हैं तो वो सुभाष चंद्र बोस को कार्यकारिणी प्रमुख बना देते हैं। वहाँ का जो काम होगा, जो हिस्से में नगर पालिका का में होता क्या होता है, उस क्षेत्र में डेवलपमेंट का काम करना, साफ सफाई करना, हर चीज देखना, तो वहाँ के कार्यकारिणी प्रमुख बन गए। और जैसे ये कार्यकारिणी प्रमुख बने ना, तो वहाँ के क्षेत्रों में काम करने के लिए ढेर सारे भारतीयों को सम्मिलित करने लगे, क्योंकि भारतीयों को जल्दी जॉब कोई दे नहीं रहा था। प्लस वहाँ के ढेर सारे नगरों के नाम, स्थानों के नाम जो अंग्रेज बदल दिए थे, सबका नाम बदल के भारतीयों के नाम पे रखने लगे। अब जब नाम चेंज होने लगा तब अंग्रेजों को खतरा दिखाई देने लगा कि ये आदमी तो पूरा चेंज ही कर डालेगा। तब अंग्रेज जो है सबसे पहले इनको इस पद से हटवाते हैं। ठीक है, इनको इस पद से हटवाते हैं। उसके बाद ये इस पद से हटकर फिर से कार्यकारी गतिविधियों में लग जाते हैं। और 1900 इसके बाद तो आप भगत सिंह, चंद्रशेखर का आजाद का समय चलने लगता है। 1933 से 36 तक ये यूरोप में थे। तो वहां पर ये भारतीय गतिविधियों को ही आगे बढ़ाने के लिए गए हुए थे। तो वहां पर इन्हें अपनी बातों को टाइप करवाने के लिए एक टाइपिस्ट की जरूरत थी। जो ये सोचते थे, जो ये प्रकाशित करवाना चाहते थे, उसके लिए एक टाइपिस्ट की जरूरत थी। तो उसके लिए एक टाइपिस्ट आई थी। उस टाइपिस्ट का नाम था एमिली। एमिली से मिले। एमिली आई, टाइप करती है, जो बोलते टाइप करती, इनकी सारी दिल की बातें वो टाइप करती, मतलब जो भी मन में आता टाइप करती। तो धीरे धीरे एमिली से इनका दिल लग गया। और दिल लग गया तो एमिली से इनका अफेयर चलने लगा। लेकिन शादी कब करते हैं? शादी करते हैं 1942 में। मतलब इनकी शादी एमिली से होता है। मैंने बताया पत्नी ना वही यूरोप में ही शादी करते हैं ये। तो इनकी शादी वहां एमिली से हो जाती है 1933 से 36 में जस्ट वापस आते हैं, क्योंकि 36 में इनके पिताजी की डेथ हो जाती है। तो 36 में वापस आ जाते हैं। और यहाँ जब आते हैं तो 37 में आम चुनाव होते हैं। आप जानते हो कि 28 महीने के चुनाव थी। नेहरू जी की 8 प्रांतों में सरकार बनाई थी, आपको पता होगा, पढ़े होगे। तो उसके बाद 1939 की बात है, द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ था, याद है। लेकिन उसके जस्ट पहले गांधी जी के सहयोग से ही ये 1938 में हरिपुरा अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष बने। थोड़ा गर्म खून के हैं, जानते हो आप, सुभाष चंद्र बोस। गांधी जी नरम खून के हैं। तो ये उस समय चाहते थे कि लड़कर हम ले लें आज़ादी। रिक्वेस्ट करने से अंग्रेज भागने वाले नहीं हैं। तो ये चाहते थे कि हम थोड़ा सा अंग्रेजों को डराएं, धमकाएं। इसलिए ये 1938 जब अधिवेशन में अध्यक्ष बने तो इस बात पे ज्यादा फोकस किए। लेकिन उस समय बहुत कुछ हो नहीं पाया। लेकिन जस्ट अगले साल 1939 में जब द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ और कांग्रेस से बिना पूछे ही वहां के जो यहाँ पे जो लॉर्ड लिनलिथगो जो वायसराय था, वो भारतीय सैनिकों को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर देता है। तो ऐसे में सुभाष चंद्र बोस ने जाकर गांधी जी से कहा कि ऐसा है, इस समय हमारा शत्रु युद्ध में व्यस्त है। द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेज व्यस्त थे। अगर इस समय हम विद्रोह करें, अंग्रेजों के खिलाफ योजनाएं बनाएं, तो आजादी जल्दी मिल सकती है। तो गांधी जी क्या बोले जानते हो? आप भी कभी सहमत नहीं होंगे। गांधी जी क्या बोले? गांधी जी ये बोले कि हमारा शत्रु परेशान है, और जब परेशान हो कोई तो उस पर आक्रमण नहीं करना चाहिए। क्या आप मानोगे? कोई अपना शत्रु परेशान हो तो आक्रमण नहीं करना चाहिए? अब क्या कहें। तो चलो ठीक है, गांधी जी की बात मान लेते हैं। तो सुभाष चंद्र बोले ये बात गलत है गांधी जी। अब अपना शत्रु है, शत्रु है, सिंपल सी बात है। आपको याद होगा जब बाली लोगों को परेशान करता था, बार बार परेशान करता था, और बाली को ये पावर थी कि वो किसी के सामने जाएगा तो उसकी आधी पावर निकल के बाली के अंदर चली जाएगी, याद है, पढ़े होगे। तो उसी समय राम ने उनको छुप के मारा था। तब बाली ने कहा था कि ये कोई धर्म नहीं है, क्षत्रिय धर्म नहीं, छुप के मारो। तो राम ने कहा कि आप के काम पशुओं जैसे हैं, और पशुओं को छुप कर ही मारा जाता है। ठीक, तो सिंपल सी बात है। गांधी जी यहाँ बोले कि हम शत्रु हमारा परेशान है, उसको हम इस समय ऐसे नहीं मार सकते, इस समय उसको परेशान नहीं कर सकते, उसको युद्ध से खाली होने दो तब लड़े। मतलब कि वो पहले एक बार खाली हो जाए, उसके बाद हम तब अपना आक्रमण करेंगे। ये कोई बात हुई? तो सुभाष चंद्र बोस बोले ये बात गलत है, ऐसा नहीं होगा। सुभाष चंद्र बोस उसी समय ऐलान कर देते हैं। ये 1939 का जो अधिवेशन है ना, होने से जस्ट पहले ऐलान कर देते हैं कि अगला कांग्रेस की जो अध्यक्षता होने वाली, अगले जो कांग्रेस का सम्मेलन होने वाला है, ऐसा आदमी अध्यक्ष हो जो भारत को अंग्रेजों के खिलाफ खड़ा कर सके। तो गांधी जी की बात तो बहुत बुरी लगी कि ये मेरे खिलाफ बोल रहे हैं। तो कोई ऐसा आदमी मिल नहीं रहा था। सुभाष चंद्र बोले मैं ही लड़ूंगा और अंग्रेजों को, भारत को, लोगों को अंग्रेजों के प्रति खड़ा करूंगा और लड़वाऊंगा। इसलिए अगली कांग्रेस की अध्यक्षता मैं ही करूंगा। तो गांधी जी बोले ये तो मेरे खिलाफ आ गए। तो गांधी जी बोले कि तुम मेरे बातों के खिलाफ जा रहे हो, ठीक है, अगला कांग्रेस का अध्यक्ष मेरा आदमी होगा। सुभाष चंद्र बोले नहीं, मैं होऊंगा। तो बहस हो गई थी, वो चुनाव करा लेते हैं। जब चुनाव हुआ ना, तो गांधी जी अपनी तरफ से उतारे पट्टाभी सीतारामैया को, और सुभाष चंद्र बोस खुद थे। केवल कांग्रेस में अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए, और बहुत दिन बाद अध्यक्ष पद के लिए चुनाव हो रहा था।
और जब चुनाव हुआ ना तो यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस जीत जाते हैं और गांधी जी का जो कैंडिडेट था पट्टाभी सीतारामैया वो हार जाता है। जब हार जाते हैं पट्टाभी सीतारामैया तो गांधी को बड़ा दुख होता है। इसका मतलब लोग जनता चाहती है सुभाष चंद्र बोस की बातें माने। तो गांधी जी का अपना प्रभाव कम दिख रहा था, तो गांधी जी थोड़ा उदास हो गए और बहुत ही रोनी सूरत में बोले कि मेरा कांग्रेस में रहने से कोई मतलब है नहीं, मेरा कोई यहाँ मतलब मान नहीं है। तो सुभाष चंद्र बोले ऐसी बात है महादेव, बापूजी लो पद, मुझे नहीं चाहिए पद। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस सरल तरीके से आज़ादी दिला लेगी तब दिलाओ, मैं दूसरी पार्टी स्थापित कर लूंगा। तो इन्होंने कांग्रेस के अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दिया, तब जाकर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बनते हैं, पट्टाभी सीतारामैया भी नहीं बनते हैं। समझ में आया उसमें घटना क्या थी? यही घटना थी। उसके बाद ये 3 मई 1939 को अपनी एक पार्टी बनाते हैं, उसका नाम था फॉरवर्ड ब्लॉक। कौन बनाता है? सुभाष चंद्र बोस अपनी पार्टी बनाते हैं फॉरवर्ड ब्लॉक, गांधी जी के विवाद की वजह से। कांग्रेस से अलग होकर इन्होंने मई में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की और जस्ट कुछ ही दिनों बाद जुलाई में एक जगह मतलब अंग्रेजों ने इन पर आरोप लगा कि आप विद्रोह भड़का रहे हो, लोगों को उकसा रहे हो मेरे खिलाफ, इसलिए इनको गिरफ्तार कर लिया गया। कब? जुलाई 1939 को इनको गिरफ्तार कर लिया गया और जेल में डाल दिया गया। जेल में डाला गया तो ये जेल से आज़ाद होना चाहते थे, उसके लिए गांधी जी वाला एक हथियार था इनके पास कि अनशन पे बैठ जाती। ये अनशन पे बैठ गए, कई दिन खाना पीना छोड़ दिए, तो मजबूरी में अंग्रेजों ने इनको जेल से रिहा किया और इनके घर में नजरबंद कर दिया। तो इनके घर में 5 दिसंबर 1939 को घर में नजरबंद कर दिया। मतलब कि घर के चारों तरफ पुलिस रहती थी, अंदर जो नौकर लगा वो अंग्रेजों का नौकर लगा है। मतलब कि घर से अगर जाना भी, घर में कुछ भी बात होगी, कोई भी मिलने आएगा तुरंत अंग्रेजों को खबर हो जाती थी। इतना पूरा कंट्रोल कर रखे थे, हर क्षेत्र में लोग अंग्रेजों के गुप्तचर थे। अगर आप सुभाष चंद्र के बारे में जीवनी पता करोगे तो पता चलेगा हर जगह गुप्तचर थे। किसी पे भरोसा ही नहीं किया जा सकता कि किस पे भरोसा करके बात करें देश को आजाद कराने का। तो नौकर भी लगे थे, तो वो भी कान लगाए बैठे थे क्या बात हो रही है। ठीक है, कोई मिलने आता सुभाष चंद्र से घर में तो ये पूरी जानकारी वो उसको बताते थे, कौन कौन आया, क्या बात हुई है। और वहाँ गेट पे चारों तरफ हमेशा पुलिस लगी रहती थी। तो ऐसे में ये घर में नजरबंद थे, घर से बाहर कैसे निकल नहीं सकते थे। तो ये क्या बोले कि ऐलान करवा दिया कि हम संन्यास ले रहे हैं। अरविंदो घोष उसमें पांडिचेरी आश्रम में अपना संन्यास आश्रम चला रहे थे, तो ये बोले कि हम संन्यास ले रहे हैं। संन्यास लेने के लिए मतलब ये है कि आज के बाद मैं पर्दे के पीछे रहूंगा, कोई मुझे देखेगा नहीं, मैं किसी से बात नहीं करूंगा। पूरा घर के नौकर को भी सारी बातें पता चल गई। तो घर का नौकर बताया कि आज से नेताजी, मतलब उसमें नेताजी नहीं बोलते थे, सुभाष जी आज से संन्यास ले रहे हैं। तो वो संन्यास ले लिए, घर में ही रहते थे। तो नौकर को पता था, नौकर ने अंग्रेजों को बता दिया कि वो घर में है, संन्यास लिए हुए हैं। लेकिन ये संन्यास नहीं ले रहे थे, ये वहां से भागने का प्लान बना रहे थे। अब किसी के सामने कभी आएंगे ही नहीं, लोग सोचेंगे नहीं है कि नहीं है, चुपके से भाग जाएंगे। तो ये 5 दिसंबर 1939 को घर में नजरबंद हुए। उसके बाद 17 जनवरी 1941 को वहां से भाग निकले। एक मुस्लिम का भेष बनाकर वहां से भाग निकले, अपने भतीजे शिशिर कुमार के मतलब कि सहयोग से वो कार चला लेता था अच्छी खासी, वही इनको लेकर वहां से भागता है। शिशिर के सहयोग से ये एक मुस्लिम बनकर वहां से भाग निकलते हैं। उसके बाद ये आते हैं कहाँ पर? अफगानिस्तान, अफगानिस्तान से इटली, इटली से जर्मनी जाते हैं। जर्मनी में जाकर हिटलर से मिलते हैं और हिटलर इनको वादा करता है कि मैं आपको सहयोग करूंगा, आपको कुछ सैनिक दूंगा, आप अपनी आज़ादी के काम को आगे बढ़ा सकते हो। उसके बाद ये मार्च 1942 में रास बिहारी बोस से टोक्यो में मिलते हैं, जापान में। देखो कितनी तैयारियां कर रहे हैं। 42 में पहुंचते हैं जापान। भारत से ऐसे मेडागास्कर को होकर नीचे आप मैप देखोगे तो आप जाते हैं सिंगापुर, सिंगापुर से टोक्यो। तो टोक्यो जब ये जाते हैं 1942 में, रास बिहारी बोस से मिलते हैं और वहां पर कैप्टन मोहन सिंह के सहयोग से, रास बिहारी बोस के सहयोग से और सुभाष चंद्र बोस के सहयोग से आज़ाद हिंद फौज का गठन हो जाता है। और आज़ाद हिंद के जो सैनिक थे वो नेताजी को, मतलब सुभाष चंद्र बोस को नेताजी बोलते थे और नेताजी उनसे जय हिंद बोलते थे। ठीक है, मतलब वो उनको जय हिंद करके सलूट करते थे, उनको नेताजी बोलते थे। और नारा था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ठीक है, उसके बाद 1 सितंबर 1942 को आज़ाद हिंद फौज की पहली डिवीजन का गठन हुआ। कुल 4 डिवीजन इन्होंने गठित किया था। एक डिवीजन था नेताजी सुभाष चंद्र बोस, एक डिवीजन था नेहरू बटालियन, एक था गांधी बटालियन, एक था सुभाष चंद्र बोस बटालियन और एक था महिलाओं का था, एक रानी झांसी बटालियन। तो ये बहुत बार पूछा जाता है कि पहली बार महिला बटालियन कहाँ बना था, तो ये नेताजी बनाए थे टोक्यो में। ठीक है,
तो ये 4 बटालियन इन्होंने बनाया। उसके बाद ये देश की लड़ाई के लिए रंगून तक आए, उसके बाद कई जगह आए, जापान के यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह के द्वीपों को जीता। कहानी इधर बड़ी लंबी है और पूरा हिस्ट्री इधर ही समाहित पड़ा है, ठीक है। तो आज तो मैं केवल सुभाष चंद्र के बारे में आपको बताना था, इसलिए और कहीं नहीं जाकर बस यहीं पर इसको खत्म करते हैं। हाँ, कुछ और चीजें बता देता हूँ। कई क्षेत्रों से ये देश को आजाद कराने के लिए हर जगह मतलब के लोगों से बात कर रहे थे। बात थी 18 अगस्त 1945। ये ताइवान के क्षेत्र चीन के पास ही है और मंचूरिया प्रांत भी वहीं पर है। तो मंचूरियन प्रांत के लिए ये ताइवान से एक जहाज से उड़े और जहाज में ही कहा जाता है विस्फोट हो गया और उसी में इनकी मौत हो गई। अब आज तक इस बात का क्लियर जानकारी नहीं मिली कि मौत हुई थी कि नहीं हुई थी, लेकिन ये मतलब कि एक बात सामने आई कि उसी ब्लास्ट में इनकी मौत हो जाती है। कब? 18 अगस्त 1945 को इनकी मौत हो जाती है। उसके बाद से सुभाष चंद्र के बारे में आज तक पता नहीं चला है। हालांकि भारत सरकार ने एक आयोग बनाया था, पेपर में आता है जानते रहिएगा, मुखर्जी आयोग का गठन किया था। मुखर्जी आयोग का काम यही था कि आप जांच करो कि सुभाष चंद्र बोस की हत्या हुई थी, क्या अभी ब्लास्ट हुआ था, कि अभी तक जिंदा है, क्या है, इसको जांच करने के लिए अब ये आयोग बनाया गया था। इस आयोग ने अभी भी कोई अच्छी रिपोर्ट नहीं दी। ध्यान रखना कि मुखर्जी आयोग सुभाष चंद्र के मतलब कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की हत्या की जांच के लिए, उस बम ब्लास्ट की जांच के लिए ही बनाया गया था। कभी कभी पेपर में आता है तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो आज की वीडियो में हमने छोटा सा इनका जीवनी कवर किया है, हालांकि बहुत बड़ी हिस्ट्री है, छोटी सी हिस्ट्री कवर किया है। हाँ, एक चीज़ और बता दें कि इनकी जो शादी हुई थी एमिली से और इनकी बेटी जो थी अनीता, वो 4 महीने की ही लगभग रही होगी, तभी ये इनकी मौत हो जाती है। 4 या 5 महीने की रही होगी बस, उससे ज़्यादा उम्र नहीं थी, तभी इनकी मौत हो जाती है। आज की वीडियो में इतना ही है। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। फिर किसी महापुरुष के साथ फिर सामने आएंगे और किसी और टॉपिक को आपको समझाएंगे। तब तक पढ़ते रहें, खुश रहें, मस्त रहें।